ये हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं 50 के आसपास। दोस्तों, कल जो दुखद घटना दिल्ली में हुई, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई छोटी बात नहीं है, बात भारत के कैपिटल दिल्ली की है। इसीलिए ये घटना बहुत सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो चाहते हैं भारत में अस्थिरता बनी रहे, भारत में आगजनी हो, भारत में दंगे हो, उन्होंने ये साफ मैसेज दिया है कि हम लाल किले पर ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो घटना हुई है लाल किले के पास, मेट्रो गेट नंबर 1 के पास, ये मेरे घर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, उसी टाइम के आसपास मेरे बड़े भाई जो कनॉट प्लेस में जॉब करते हैं, ऑफिस से निकल चुके थे, तो उन्होंने भी इस धमाके की डेंसिटी को महसूस किया। ब्लास्ट के समय वो लगभग ब्लास्ट वाली जगह से तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, वहां तक उसका असर था। तो आप सोचो ये ब्लास्ट कितना खतरनाक था। अब समझते हैं ब्लास्ट क्यों हुआ। क्या ये कोई आतंकी हमला था? देखिए, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना तो भारत सरकार की तरफ से, ना ही कोई ऐसे संगठन की तरफ से जो अंजाम देते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमने किया है। अभी दोनों तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल अलग है। जो भी लोग आध्यात्म से जुड़े हैं, ध्यान, मेडिटेशन, ज्ञान की वीडियोस को मेरी सुनते हैं, अगर उन्हें इस टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी समझने की कोशिश करते हैं ब्लास्ट हुआ क्यों। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो पॉज हुआ था, वो कंटिन्यू है। और इस घटना के तार भी मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से जोड़कर देख सकता हूं, क्योंकि वही एक फैक्ट्री है जो आतंकियों को तैयार करती है। ब्लास्ट हुआ क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को गिराना है। और रही बात आतंकियों को पकड़ने की, देखिए कल शाम को जब ये घटना हुई थी तकरीबन 7 बजे के आसपास, कल के दिन सुबह फरीदाबाद में 3 लोगों को भी पकड़ा गया था, जिनके पास में असला, आर्म्स, वेपन जैसी कुछ चीजें बरामद हुई थी। यानी कि तैयारी पहले से ही चल रही थी और शाम के टाइम ही ये ब्लास्ट हो गया। हालांकि ये तैयारी बिल्कुल अभी से नहीं चल रही थी, 2-3 दिन से नहीं था, ये बहुत पहले से चल रहा था प्रोग्राम, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां दिन रात लगी हुई हैं और कई सारे इनके प्लान को फेल भी कर दिया है। याद है, मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि मोदी जी पर जानलेवा हमला होने वाला था जब वो चाइना और जापान के विदेश दौरे पर गए थे, तो चाइना में उनको मारने का प्लान था। इस बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था और वहां पुतिन की वजह से मोदी जी की जान बच पाई। जिस दौरान मोदी जी पुतिन की गाड़ी में बैठे थे तकरीबन 1 घंटा, उसी 1 घंटे के बीच में उन आतंकियों को, या जो शूटर थे जो मोदी जी को मारने वाले थे, उनको न्यूट्रल किया गया। तो पहले भी मोदी जी को मारने की 2 बार प्लानिंग की जा चुकी है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसे फेल कर दिया। तो क्या जो कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ये केवल इतना ही था या इससे बड़ा कुछ होने वाला था? देखिए, इसे समझने की कोशिश करना। मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि आप डॉट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये भी हो सकता है कि कल जो ब्लास्ट हुआ है ये बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटली हो गया हो, प्लान कुछ और रहा हो, क्योंकि जिस गाड़ी में जो एक्सप्लोजन था, जो भी केमिकल था, वो गाड़ी स्लो मूव कर रही थी और जहां ये ब्लास्ट हुआ ये वहां बाय मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि सारा एक्सप्लोजन किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा हो जहां पर बहुत बड़ा नुकसान किया जा सके। हो सकता है ये अटैक, तीसरी बात, मोदी जी के लिए ही किया गया हो, पर एक्सीडेंटली ये जो एक्सप्लोजन उस गाड़ी में था, जो भी केमिकल था, वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर बॉम्ब नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं वहां पर। अभी जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं वो ये भी कह रही हैं कि वहां पर कोई क्रेटर नहीं बना, कोई गड्ढा नहीं बना जहां बम फटता है, जो आमतौर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो जो भी केमिकल था, जो भी लिक्विड था, वो आग लगी और ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि उस गाड़ी में जो व्यक्ति थे वो भी मारे गए। हो सकता है इस गाड़ी को कहीं और ले जाकर एक जगह पर एक्सप्लोजन इकट्ठा करने की प्लानिंग हो इनकी और ये गलती से हो गया हो। इसे मैं इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जिसने भी ये प्लानिंग की है, जो भी ताकतें इसके पीछे हैं, वो भारत को एक संदेश देना चाहती हैं कि तुम कुछ नहीं हो, हम हिस्ट्री रिपीट कर देंगे। याद करो, महीना कौन सा चल रहा है? 11वां। वो महीना याद करो जब मुंबई हमला हुआ था, 26/11, और कल क्या था? 10/11। तो क्या यह संभव नहीं हो सकता वो लोग एग्जैक्टली डेट को रिपीट करने वाले हों और इसलिए ये पहले ही हो गया हो? क्योंकि जिस हिसाब से एक्सप्लोजन पकड़े जा रहे हैं, अभी यूपी में भी पकड़ा गया था और कल सुबह ही फरीदाबाद में पकड़ा गया, उससे पहले भी पकड़ा गया, तो इतना सारा आरडीएस, इतना सारा एक्सप्लोजन बनाने की जो चीजें हैं, जो भी केमिकल यूज होते हैं, वो सब पकड़े गए हैं। तो क्या ये छोटे छोटे काम करने थे? इनको कुछ बड़ा करना था। ये अभी जो काउंटिंग चल रही है कि 13 लोग मारे गए हैं, 9 लोग मारे गए, 8 लोग, एग्जैक्टली नंबर अभी नहीं है, ये नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस जगह पर ये हुआ है वो काफी क्राउडेड एरिया है। वहां पर मैं कई बार गया हूं, वहां कभी कभी पैदल चलने के लिए भी स्पेस नहीं मिल पाता है, वो भी टफ होता है पैदल चलना, इतनी भीड़ होती है। तो पता नहीं ये नंबर कितने और बढ़ सकते हैं। तो इसमें पूरी संभावना है जो एक्सप्लोजन इधर उधर डिवाइड कर रखा था, ये सब इकट्ठा हो रहा था, जहां जहां इन्हें प्लान करना था
और जिस डेट में करना था वो सब कुछ प्लानिंग हो सकती है, क्यों, है ना। और 26/11 में दिन ही कितने रह गए थे, कुल 15-16 दिन। तो 15-16 दिन में ये जो तैयारी चल रही थी ये उसी डेट को रिपीट करने की हो सकती है। बाकी हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो दिन रात लगी हुई है, अजीत डोभाल है, काफी सारे लोग जो अंदर खाने काम कर रहे हैं उन्हें पहले से ही इंटेल मिल जाती है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है या हो सकता है। जब हम जैसे आम लोग कंप्यूटर पर, फोन में न्यूज देखकर इन चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं, इन डॉट्स को जोड़ लेते हैं और प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो मैं तो देश की खुफिया एजेंसी की बात कर रहा हूं, उन्हें पहले क्या कुछ नहीं पता होगा, उन्हें बहुत कुछ पता होगा। इसके पीछे हाथ किस किस का हो सकता है। देखिए, भारत के अंदर ये सभी चीजें लाना, आसानी से मुहैया करा देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जगह जगह भेज देना, लोग पकड़े भी जाते हैं, वो स्लीपर सेल है, उनकी जान चली जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जिहाद है कि तुम 10 मर जाओ बेशक, तुम 2-4 को भी मार दोगे ना तो समझो 72 उरें इंतजार कर रही हैं। तो पहलगाम हुआ, अब उसके बाद ये हुआ, तो ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं अंदर से ही सपोर्ट मिलता है, अंदर के ही लोग कुछ मिले हुए हैं। हो सकता है कि सत्ता का भूखा जो हो, जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो देश का, और जिसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो कि इतने लंबे समय से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उस व्यक्ति को मौका ना मिल रहा हो, तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं उसका भी हाथ हो। क्योंकि जब तक देश में अस्थिरता नहीं फैलेगी, दंगे नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसे बदनाम नहीं किया जा सकता, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसे हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब सब कुछ सही है तो गवर्नमेंट सही है, जब चीजें खराब होंगी तो गवर्नमेंट खराब होगी, देश का पीएम खराब होगा, तो उसे हटाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहले गृह युद्ध करवा दो, देश में ही दंगे करवा दो, देश में ही अस्थिरता फैला दो, ऐसे में देश की सरकार देश के आंतरिक मामलों को सुलझाएगी या देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ेगी। बाकी मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मेरे लिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क जब पड़ता है जब देश में अस्थिरता फैलती है। अगर बीजेपी की सरकार को कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो मैं उसको भी क्रिटिक करता हूं, और अगर कांग्रेस का कोई करता है या आम आदमी का करता है तो मैं उसको भी क्रिटिक करता हूं। बाकी एक बात मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, समय भारत के लिए ठीक नहीं है। पिछली वीडियोस में भी मैंने कहा था कि कुछ दंगे जैसी सिचुएशन या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। पाकिस्तान में भी अस्थिरता फैली हुई है। मुनीर ने पूरे देश की पावर अपने हाथ में ले ली है, सारी की सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पागल व्यक्ति है। और आप क्या सोच रहे हो, अब जो आप देख रहे हो कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स जैसे लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका इंटेलिजेंट लेवल भी आप सोचो, वो अनपढ़ गवार नहीं है। जब डॉक्टर्स इनके नीचे काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं, तो वो कितना ऊपर सोच रहे होंगे, क्या वो टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले रहे होंगे। आप कार की जांच करोगे, कार के नंबर से उसके मालिक तक पहुंचोगे, ऐसे चैन जोड़ते चले जाओगे, फिर देखोगे अचानक से चैन टूट गई है, वो कड़ी नहीं जुड़ेगी आगे की। क्यों? क्योंकि अब ये ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं। आप इनके आतंकियों के बेस कैंप उड़ा दो, वहां जाकर मिसाइल गिरा दो, क्या होगा उससे? अब इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, अब उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही है, ब्रेन वॉश ऑनलाइन किया जा रहा है, वीडियो कॉल पर किया जा रहा है। अब उनका कोई बेस कैंप नहीं है। अब आप उन्हें कैसे ढूंढोगे? अब जो उनके गुट बनते हैं, जो ग्रुप होता है आतंकियों का, वो एक जगह एक जैसा काम नहीं करता, वो डिवाइड हो जाता है। अब किसी ग्रुप को केवल यही काम दिया जाता है कि तुम्हें खाली ये सारा एक्सप्लोजन जो है, इसका सामान एक जगह से उस जगह पर पहुंचाना है। उस ग्रुप को सिर्फ उतना ही पता होता है। अगले ग्रुप को दूसरा टास्क दिया जाता है, असेंबल करने का टास्क दिया जाता है कि इन सभी चीजों को असेंबल्ड करो, असेंबल करके तीसरी जगह पहुंचानी है, तीसरी जगह पर तीसरा ग्रुप होगा। तो एक ग्रुप को जो काम दिया गया होगा, जो भी इंटेल दी गई होंगी, वो सिर्फ उतनी लिमिटेड होंगी, उसको दूसरे ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डार्क वेब पे काम होता है। आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि आप डॉट्स जोड़ते हो, कड़ियों को जोड़ते जोड़ते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने बोला तीसरे व्यक्ति के बारे में, आप ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये चैन जुड़ तो जाती है, लेकिन इन्होंने अब ऐसा तरीका निकाल लिया है, इनकी इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा काम कर रही है कि इन्होंने डिवाइड कर दिया है। आप डॉट्स को जोड़ोगे, एक व्यक्ति को पकड़ोगे, दूसरे को पकड़ोगे, एक चैन जुड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी के बाद टूट जाएगी वो, फिर आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी आगे तक की सोचकर, दूर तक की सोचकर काम कर रहे हैं। तो हमारी जांच एजेंसियों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को और भी ज्यादा शातिर होना होगा, इनसे एक कदम आगे होना होगा, इतना आगे होना होगा कि घटना होने से पहले इनको निपटा दिया जाए। लेकिन बस हो कुछ ऐसा रहा है कि जब घटना हो जाती है, जब ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये केवल इसीलिए है क्योंकि दिक्कत अंदर से है। जब तक अंदर से मदद नहीं होगी तब तक इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो पहले अंदर की चीजों को सुधारना होगा। जितने भी स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए हैं उनको सबको डीएक्टिवेट करना होगा, न्यूट्रल करना होगा। कभी कभी अफसोस होता है कि भारत में राजनीति इतने गंदे लेवल तक जा सकती है कि चाहे अपोजिशन हो या कोई भी पार्टी हो,
जब बात देश हित की आती है तो वो अपना अपना रोना रोने लगते हैं। सबको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी के नशे में चूर हैं सब। किसी भी तरीके से, चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, लोग मारे ही क्यों ना जाएं, लेकिन पावर मिलनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कहीं ब्लास्ट हो गया तो वहां सिंपैथी गेन करने पहुंच गए, चलो वोट बैंक बढ़ेगा। अपोजिशन अपोज करे तब तो ठीक है कि काम अच्छा करो, ये हुआ क्यों, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वहीं इन सब चीजों में अपोजिशन का हाथ हो, अपोजिशन खुद ये चाह रहा हो कि किसी भी तरीके से भारत में अस्थिरता फैले, तब चीजें बहुत खराब लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तब लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हम किस तरह की राजनीति में, किस गंदी राजनीति में है। तो बस यही चीजें हैं, दुख होता है जानकर। बाकी एक अलग टॉपिक पर वीडियो बना दिया। मेरे घर के पास में ही घटना हुई, बेचारे वो लोग मारे गए जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जो काम करने गए थे वहां पर और शाम को अपने घर नहीं पहुंच पाए। उनके बॉडी के पार्ट्स, उनके टुकड़े हो होकर उड़ गए उस ब्लास्ट में। काफी दुखद है, ये अच्छा नहीं लगता। बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।